जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं मैथ्स के बेहतरीन सवाल। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं जरूर वीडियो ये सारे जो 15 सवाल करेंगे उनको नोट कर लें। अन्य कंपटीशन जहां पर महत्वपूर्ण रोल रहेगा मैथ्स का वो साथी भी इनको जरूर देखें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथ्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे, सीखते हैं कुछ चीज़ों को जहाँ से बेहतरीन सवाल उठते हैं। जैसे में पहला सवाल नंबर सिस्टम से आ जाता है और पूछा जाता है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। क्या पूछा गया है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। जितने भी अंक की पूछा जाए साथियों तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 5 अंक की पूछा जाए तो 9 तो रहना है और उसके साथ 10 की घात करनी है। अगर 5 अंक की पूछे तो उससे 1 कम कर दीजिए, 5 से 1 कम कितना हुआ 4। तो आपका उत्तर रहेगा 9 गुणा में 10 की पावर 4, जिसका आंसर रहता है 9, 1, 2, 3 और 4 शून्य आ जाएंगे पीछे, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे बी ऑप्शन में है। अगर ऐसे ही पूछ लेता कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 9 गुणा में 8 अंक की पूछा है तो 8 से 1 कम कर दीजिए, 9 गुणा में 10 की पावर 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल बन करके आता है, जरूर देख करके जाइए। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर में आपको मैथ्स का ये शानदार सवाल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, ये वो शानदार क्वेश्चन है जो आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेने चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे आसान से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ शुरुआत के वीडियो में आसान रखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट से और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला भी आपका नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन आ जाता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n की 3 माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमेशा यहाँ पर जब भी ऐसे कुछ संख्यात्मक बातें हैं या परिभाषिक सवाल पूछ लिया जाए तो आप वैल्यू पुट कीजिए भी। हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही चलती रहती है। तो हमें स्टार्टिंग में एक वैल्यू पुट करोगे तो शून्य आ जाता है, जो कि है ही नहीं, सबसे बड़ा मान नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, n की वैल्यू 2 रख के देखिए और 3 रख के देखिए, ऐसे ही 2 या 3 वैल्यू पुट कीजिए, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे में हमने अगर n की वैल्यू 2 रखी तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 और माइनस में 2 हो गया। 2 की पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है 8, 8 में से 2 गया, हमारा मान क्या है यहाँ पर 6 आ गया है। ऐसे ही एक बार हम 3 रख लेते हैं तो 3 की पावर 3 और माइनस में क्या है 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, और 27 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आया 24 आया। तो हमें ये देखने को पता चला कि जब पहली बार 2 रखता हूँ तो 6 मान आता है, आगे भी देखो 24 आ रहा है तो उसमें 6 का भाग जा रहा है। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो हर बार विभक्त करेगी। तो आपका उत्तर रहेगा, ध्यान रखना, सी। तो आपका उत्तर क्या आया 6। करना कुछ नहीं, बस जो भी ऐसे सवाल जब भी दिखता है तो हमें n की वैल्यू पुट करके देखना है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है। तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही चलती रहती है। तो कोई भी 2 संख्याएं 3 संख्याएं रखिए और शुरुआत से रखिए ताकि हमें पता चल जाए। कोई यूँ ना हो कि पहले बार ही हम 3 रखें और 24 मान आए और हम देखें कि 12 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। तो हमने सबसे पहले ही 2 रखा तो हमारे पास 6 आता है। आगे जब भी देखा तो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 6 के मल्टीपल में प्राप्त हो रही है। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी आपकी 6 हो गई, जिससे सदैव विभक्त रहती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट भरा था, नोट जरूर कर लें। स्कूल व्याख्याता वाले साथियों के लिए भाषा पर ध्यान देना है। सवाल काफ़ी भाषागत सवाल देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें संख्याओं के साथ खेलना आना चाहिए। छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हमें बातें पता होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि रट के चले गए या सूत्रों पर उत्तर की उम्मीद रखते हो, नहीं, हमें हल्के सवाल आने चाहिए और फिर लेवल के सवाल करते हैं। तो अब अगले सवाल पर बढ़े। सिंपल सा सवाल है, उसने कहा है x स्टार y को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p बराबर में 50 हो तो p का मान पूछा है। तो देखिए साथियों, जो संक्रिया ऊपर दी गई है वो की वो आप संक्रिया हमें किस में लगानी है, 2p स्टार 5 में लगानी है। वो संक्रिया क्या लगेगी, x स्टार y वाली लगेगी।
क्या करना है, पहले को लिखना है, फिर दूसरे को लिखना है जोड़ में, और फिर उनके साथ एक जोड़ना है। तो इसी पर चले तो हम 2p प्लस में 5p और प्लस का 1 किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। हम जानते हैं 2p और 5p कितने हो गए, 7p हो गया। प्लस का 1 था, इधर आया घट गया, तो 50 में से 1 गया 49। p का मान क्या आ गया आपके पास में, 49/7, जो कि मान आया अपने पास 7। और उसने यही पूछा है कि p का मान बताइए। ये हल्का सा सवाल जरूर लगता है साथियों, ये रेलवे में भी देखने को मिला है और एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये सवाल देखने को मिला है। तो अच्छा लेवल का सवाल है, स्कूल व्याख्याता के लिए भी देख कर जा सकते हो। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां पर हम उम्मीद करके चलते हैं कि ज़रूर कोई टफ सवाल होगा, उस चक्कर में हम इसको समझ नहीं पाते। तो ये भाषागत सवाल थोड़ा सा जो भी है, इसकी भाषा क्या थी वो यही था कि x स्टार y को पढ़ना क्या है, ये x स्टार y है, x गुणा y नहीं है। तो इसको क्या पढ़ने का तरीका रहेगा, पहले पहला पद, फिर जोड़ में दूसरा पद और फिर प्लस का 1। तो ऐसा का ऐसा ही हमने 2p स्टार 5p को पढ़ा है और सोल्व किया है। सोल्व करने पर हमारा मान कितना आया, p का 7 आ गया। मैं बार बार कहूँगा साथी रजिस्टर में नोट कर लें, जहाँ कहीं भी समस्या आती है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए और अपने साथियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मन लगाकर तैयारी कीजिए, अपने सपने को अचीव कीजिए भाई। इकाई का अंक देखो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इकाई का अंक यूनिट डिजिट हर बार इंपॉर्टेंट रहता है, हर कंपटीशन में पूछे जाने के चांसेस। इकाई का अंक निकालने का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो भी घात दी गई है उसके अंतिम 2 अंक लीजिए और उसमें 4 का भाग दीजिए, और फिर खेल रहेगा सारा का सारा शेषफल का रहेगा। किस चीज़ का, शेषफल का। अगर शेषफल हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं 4 को भाग देने पर, 1 आ सकता है शेषफल 1 आ सकता है 2, 1 आ सकता है 3 और 1 आ सकता है 0। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सदैव ही शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो 4 भाजक था तो उससे छोटे शेषफल आएंगे 1, 2, 3 और 0। अगर शेषफल 1 आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सवाल में इकाई का अंक दिया हुआ है या अंतिम अंक दिया हुआ है उसकी घात 1 करनी है। अगर 2 आ जाए तो 2 घात करनी है, 3 आ जाए तो 3 घात करनी है, और 0 आ जाए तो इकाई का अंक या अंतिम अंक की घात क्या करनी है, 4 करनी है। तो इस सवाल में देखिए ज़रा, हमें दे रखा है 17 की पावर 18 और फिर क्या दे रखा है 18 की पावर 17। हमें कुछ नहीं करना, इस सवाल में क्या करना है कि 18 में घात में क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 चौके 16, रिमाइंडर पर देखना है भाई, रिमाइंडर कितना आया 2। रिमाइंडर 2 आता है तो हमें क्या करना है, शेषफल 2 आने पर जो भी अंतिम अंक है, अंतिम अंक की घात क्या कर दो, 2 कर दो। यहाँ पर अंतिम अंक क्या था देखिए 7 था, 7 की पावर 2 कर दी। ऐसे ही अंतिम अंक इसका 8 है, 17 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, 1 आने पर 1 घात की जाती है। हमें पता होना चाहिए कि 7 की स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस में क्या है 8। सिर्फ इकाई के अंक को कोई जोड़ना है, आपका उत्तर आ जाएगा। 9 और 8 का जोड़ कितना होता है 17, और 17 में इकाई का अंक क्या है 7 होता है भाई। या 49 प्लस के 8 कितने होते हैं 57, और उसमें इकाई का अंक कितना आया 7 आया। तो सारा का सारा खेल इकाई के अंक का ही है, हमेशा इकाई का अंक पकड़ो, करना कुछ नहीं, जो घात दी है उसके अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दो। शेषफल 1 आता है तो 1 घात करनी है, किसकी 1 घात करनी है, जो अंतिम अंक हो संख्या का उसकी 1 घात करनी है, और 2 आने पर 2 घात, 3 आने पर 3 घात, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो 4 घात करनी है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा आपका 7। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी साथी को इसमें थोड़े बहुत डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम इकाई के अंक का स्पेशल वीडियो और पूरे 10 से 12 सवाल का कर लेंगे। या फिर जो साथी अभी नए चैनल से जुड़े हैं वो पुराने वीडियो मैथ के ज़रूर देख करके आइए, उनको नोट कीजिए, वहाँ पर हर छोटे सवाल को कॉन्सेप्ट से बताया गया है। स्कूल व्याख्याता की मैं बार बार कहूँगा साथी, जो भी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से उन वीडियो को ज़रूर नोट कर लें। और जो साथी मेरे से ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह 8:30 बजे से चल रहा है और एक चल रहा है अपना शाम को 4 बजे से। तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही बैच में आपके नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं। सुबह वाला जो 8:30 का बैच है उसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, और शाम वाले में हमने 3D आकृति, आयतन और क्षेत्रफल पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी।
चलिए 5 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, सभी साथी इसको जरूर इंपॉर्टेंट लगा लेवें। और इस कॉन्सेप्ट पर सवाल यहाँ पर 3 की घात जब 25 मिल रही है तो इसी कॉन्सेप्ट पर हो सकता है संख्या कुछ और मिले और घातें कुछ और मिले, बट करने का तरीका यही रहेगा। और उसने क्या पूछा है कि निम्न में से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि इनमें कॉमन लीजिए। हमें देख रहा है 3 की पावर 25 सब में छोटा है और कॉमन आ जाता है, यहाँ पर 1 बचता है। 26 में से 25 बार चला गया 3 की पावर 1, ये 3 की पावर कितनी बची है हमारे पास में 2, और ये रही है 3 की पावर 3। सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की पावर 25 को बाहर ही रहने दीजिए, 1 + 3 + 9 और प्लस के कितने आए अपने पास में 27। जब इनका टोटल कर रहे हैं तो टोटल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि 27 और 9 35 सॉरी 36, 36 3 39, 39 और 1 40। अब देखिए जो 3 की घात 25 के साथ जो गुणा में आया है वो दिए गए ऑप्शन किस से कट रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर है ऑप्शन में तो चेक करते हैं, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम अलग तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए तो हमने देखा कि हमारे पास आया है 40। अब 40 किस संख्या से कट रहा है वो चीज़ पर गौर करते हैं भाई। अब देखते हैं कोई भी ऑप्शन से देखिए यहाँ कट नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है कि 3 की पावर 25 में से मैं एक घात और ले लेता हूँ। इसको लिखा जा सकता है 3 की 24 गुणा में 3 और ये 40। हमारे पास मान आ गया 3 की पावर 24 और गुणा में कितना है 120। अब देखिए 120 जिस ऑप्शन से कट रहा है वो भी उत्तर है, तो 120 हम देख रहे हैं कि डी से जो 30 से पूरा कट रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता है डी हो जाएगा, जिसका आंसर है 30। देखिए 30 का भाग देने पर 120 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो बेहतरीन सवाल रहेगा साथियों, एक बार दोबारा से देखिए। अच्छा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। या तो आपका उत्तर यहीं आ जाएगा 40 के ऊपर, वरना थोड़ा सा आगे और काम करना पड़ता है। काफ़ी ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। अभी क्या किया है वो वापस से देखते हैं। हमने इनमें कॉमन लिया है और कॉमन हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 25 आ गया, तो अंदर पहला 3 की पावर 25 बार आ गया, तो इसका मतलब 1 बच गया है। आगे 3 की पावर 1, ऐसे ही 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 हमने इनको लिख लिया है। 3 की पावर 1 का मान हम जानते हैं 3, 3 की घात 2 हो उसका मान 9 और 3 की घात 3 का मान मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है 27। जब टोटल किया तो हमारे पास 40 आया। अब यहाँ पर ही कई बार आंसर मिल जाता है, हमें क्या देखना है कि वो अंक देखना है जिससे 40 पूरा कटता हो। तो हमारे पास ऑप्शन देखे 11 का नहीं कटता, 16 से पूरा नहीं कटता, नहीं 25 से नहीं 30 से। अगर यहाँ पर ऐसा कोई अंक मिल जाता तो वही उत्तर हो जाता। अगर नहीं मिलता है तो आप एक स्टेप आगे जाइए और आपको क्या करना है 3 की पावर 25 में से एक 3 को बाहर ले आइए, क्योंकि हम 3 की पावर 25 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 24 और गुणा में 3 की पावर 1, क्योंकि नियम कहता है a की पावर m और प्लस n हो तो उसको लिखा जा सकता है a की पावर m और a की पावर n। घातों को आधार एक जैसा हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है। अब यहाँ से जब 3 निकल करके आया तो 3 को 40 से गुणा किया गया, हमारे पास 120 आया। अब दिए गए ऑप्शन में से वापस देखिए कि जिसमें 120 का पूरा कट जाता है वही आपका आंसर होगा। तो हमने चेक किया तो हमारा 30 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब 30 से क्या होगा ये संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। शानदार सवाल है, जरूर नोट कर लेंगे। जिस किसी को कोई भी समस्या आ रही हो जरूर कमेंट कीजिए। किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। और अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं आप ज़रूर इनको 10 से 15 क्वेश्चन रोजाना किया करेंगे, तो इनको नोट करते हुए चलिए, ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे भाई। अगला सवाल कहता है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष बचेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का अच्छा सवाल रहता है। देखिए साथियों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि इसमें भाग देने पर शेष फल इतना बचता है, तो ध्यान रखो सारा खेल उस शेष फल का ही है, उसी में हमें 5 का भाग देना है या जिसी भी संख्या का भाग देना है। अब ये ध्यान रखना है कि उसने क्या कहा है वो उसके शेष फल पर अप्लाई करना है। उसने क्या कहा है शेष फल 3 बचता है उस संख्या का वर्ग। अगर वर्ग बोले
तो हमें सेंसफल पर सारा काम करना है। अगर वर्ग बोले तो सेंसफल का वर्ग कर देना, अगर दुगना बोले तो सेंसफल का दुगना कर देना, जो यहाँ पर बोले वो करना है। तो हमें क्या करना है, अभी सेंसफल का वर्ग करना है। इसका मतलब 3 का वर्ग देखो कितना आया, 9। जो आ गया अब उसमें क्या कहता है, 5 से भाग देने पर। तो 9 में जब आप 5 का भाग देते हो, रिमाइंडर पूछा है, ध्यान रखिए कितनी बार भाग गया ये नहीं पूछ रहा, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में, 4 बचा, क्योंकि 5 एकम 5 सेंसफल क्या बचता है, 4 बचता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोबारा से गौर कीजिए, पीछे के वीडियो में भी इस पर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो साथी मैं बार बार कहूँगा स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, रेलवे और एसएससी की, विशेष तौर पर इन हल्के सवालों को ज़्यादा हल्के में ना लेकर के अच्छे से कीजिए। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर किसी की जो भी आपका टारगेट है, आप उसके पुराने क्वेश्चन उठाकर देखिए, आप एमसीक्यू कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए, वहाँ पर इनके जरूर चर्चे रहेंगे। इन सवालों के अच्छे सवाल है। रिमाइंडर थ्योरम पर ध्यान से करना क्या है, जब भी यूँ कंटिन्यू सवाल आता है तो सारा खेल सेंसफल का रहेगा। अगर सेंसफल में ही पूछे डायरेक्ट भाग देने को तो डायरेक्ट दे दीजिए। अगर कहता है उसका वर्ग, अगर कहता है उसके वर्ग कहे तो सेंसफल का वर्ग करना है। अगर यहाँ कह देता इस संख्या का दुगना तो आपको सेंसफल को दुगना करता है। अगर कह दे इस संख्या का घन तो सेंसफल का घन कर दीजिए, 3 घात कर दीजिए। जो आए उसमें फिर जो आगे कह रहा है उससे क्रिया को चलाइए। उसने क्या कहा है, 5 से भाग देने पर, तो सेंसफल का वर्ग किया, 3 का वर्ग होता है 9, और जब 5 का भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। यही आपका उत्तर रहेगा। ध्यान रखिए, मैं बार बार कहूँगा रिमाइंडर पूछ रहा है, भागफल नहीं पूछ रहा। 5 एकम 5 ये रिमाइंडर है आपका 4। ठीक है साथियों, अच्छा सवाल है, नोट करना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, थोड़ा प्रचार भी बढ़ता है जब चैनल चल रहा है। तो ध्यान से, आपकी अपनी संस्थान समर्पण संस्थान नौहर में ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से आप मैथ्स फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की और रीजनिंग, जनरल साइंस और इंग्लिश कंप्लीट बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी स्कूल व्याख्याता को टारगेट रख रहे हैं उनके लिए 10:30 बजे से जो सेंटर की वैकेंसी के सपने लिए बैठे हैं, या जिनका सीईटी में अच्छा स्कोर है और एलडीसी और पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स साइंस दोनों के सब्जेक्ट के स्पेशल बैच चल रहे हैं भाई। और जो कर रहे हैं रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, तो उनके लिए भी 10:30 से कंप्लीट बैच चल रहे हैं। और शाम को हमारे 4 बजे से जीके स्पेशल बैच और 4 बजे से ही फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स का स्पेशल बैच चल रहा है। और सभी साथी सुड्डा सर के मार्गदर्शन में 5:30 बजे हिंदी, व्याकरण और शिक्षण विधियों के साथ अपने रीट में सफलता के 4 चांद लगा सकते हैं। ज़रूर उनसे जुड़िए, उनके मार्गदर्शन में उनसे अब डिस्कस कीजिए कि कैसे सफलता प्राप्त करनी है। ज़रूर उनको बैच को ज्वाइन कीजिए भी, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम अब आगे। सवाल नंबर 7 कहता है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूछा है। अगर पूछता है विभाजित है तो हम अलग तरीका होता है। अब आगे के वीडियो में इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे भाई। अभी के लिए पढ़ते हैं कि अगर कह दे कि पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो जो संख्या दी गई है उसको लिखना है। हमें क्या दे रखा है, 100। जिससे विभाज्य नहीं है उसको जिससे भाग देना है, नीचे लिखो 3 से और 4 से। विभाज्य नहीं है तो ऐसे जब 3 से विभाज्य भाग दिया जाता है तो अभी 1 और 2 में कभी भाग नहीं जाता, ऐसा इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं बच जाती हैं। ऐसे ही जब किसी संख्या को 4 का भाग देंगे शुरुआत में तो 1, 2 और 3 बार भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर नीचे दिया है तो ऊपर उससे कम संख्या लिख दीजिए 2, नीचे 4 है तो उससे कम संख्या 3। ये आपका आंसर ले आएगा। जब क्या पूछता है 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं पूछे तो 3 और 4 जिससे पूछा है उससे 1 कम ऊपर लिखिए और आप गुणा करके सोल्व कर लीजिए। 3 से 3 कट गया, हमने 4 को काटा है कितनी बार, 25 बार। आपका आंसर आ गया 25 गुणा में 2 कितने, 50। सिंपल सा सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। ध्यान रखना है क्या कह रहा हूँ मैं, जब पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो वो कहेगा
कि प्रथम 100 बोल देगा, प्रथम 200 बोल देगा, तो जो भी प्रथम बोल रहा है, हम मान लेते हैं n बोलता है, तो उसका उत्तर सदैव ही क्या होगा। अगर कहता है a से नहीं है भाज्य और b से नहीं है भाज्य, तो हमेशा क्या करना है, a और b लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, a माइनस का 1, और ऊपर यहाँ लिख देना है आपको b माइनस का 1। जो नीचे संख्या है उससे एक कम संख्या ऊपर लिख देनी है, और ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आगे c की भी चर्चा करता है तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी नियम को अप्लाई किया गया है। क्या लिखा गया है, 100 संख्या लिखी गई है, 3 और 4 दिया गया है, ऊपर 3 से एक कम 2 और 4 से एक कम 3, और जब इसको सोल्व किया गया आपका आंसर निकल कर के आया है 50 आपका आंसर रहेगा। दोबारा से आराम से नोट करना भाई, ठीक है। देख लीजिए सवाल को। चलिए देखो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो पसंद आते हैं तो साथ में लाइक बटन को भी आप प्रेस कर देना, ठीक है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। चलिए ये शानदार सवाल है, पीछे की जो पहली क्लास अपने लेक्चरर के लिए अभी स्टार्ट की है, कल वाली क्लास बोल सकते हैं पीछे वाली, उसमें भी ऐसा सवाल देखने को हमने दिया था आपको कि ऐसे विभाज्य है कि नहीं है, ये पूछ लिया जाए। तो देखो इसको पढ़ते हैं, हमें याद रखने हैं 3 नियम। एक पूछ ले कि a की पावर m और प्लस में कह दे b की पावर m, और वहाँ पर याद रखना है सदैव ही m क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ओड नंबर विषम हो, तो सदैव ही a प्लस बी से भाज्य। नियम है a प्लस बी से भाज्य। अब भी सवाल देखिए आपके पास, m के मान दोनों में देखिए 43 है, a और b चाहे सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। ध्यान रखना कहीं आपको 41 43 विषम होनी जरूरी है क्या, नहीं, घातें विषम होनी चाहिए और बीच में प्लस का निशान हो, तो सदैव a प्लस बी से भाज्य होगी। इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, 41 और प्लस के 43 किससे विभाज्य है, 84 से, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी में दूसरा नियम याद रखिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए a की पावर m और माइनस में हो b की पावर m, और शर्त क्या है, m सदैव ही क्या होनी चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम, घात क्या हो, ओड हो, 1 3 5 7 इनमें से हो तो विषम हो, तो सदैव ही संख्या a माइनस बी से भाज्य होगी। किससे होगी, a माइनस बी से भाज्य होगी। कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर सवाल में देख सकते हैं, जैसे हम दे देते हैं, मान लो कि 34 की पावर 21 और माइनस में मैं कह दूं कि 11 की पावर 21, किससे विभाज्य होगा, याद रखिए 34 माइनस के 11 हमेशा ही 23 से विभाज्य होगा, ये याद रखिए। a और b चाहे सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस घातें विषम होनी चाहिए। बीच में माइनस का निशान तो a माइनस बी से विभाज्य, बीच में प्लस का निशान तो a प्लस बी से विभाज्य। और इसमें तीसरा नियम रहेगा कि a की पावर m और माइनस में हो b की पावर m, और इस केस में क्या हो, m एक क्या हो, सम संख्या हो, इवन हो, सम संख्या, 2 4 6 8 10 हो, 10 12 14 ऐसे सम संख्या हो, तो सदैव ये संख्या क्या होगी, a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों के गुणा से विभाज्य होगी। ध्यान रखना, अच्छा सवाल रहेगा। ये तीनों नियम देख करके जाइए, ये भाजकता का नियम बोल सकते हो, उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस केस में हमें पता चल गया कि घातें क्या थी, विषम थी, बीच में प्लस का निशान, तो a प्लस बी से भाज्य होगा, जो कि क्या है, आंसर आपका 84। ये तीनों नियम अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है जी। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला सवाल हल्के हल्के सवाल है, बिल्कुल थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखने को चलना चाहिए। अगर ये नियम नहीं आते तो ध्यान रखना उत्तर गलत हो जाएगा आपका, तो ये ज़रूर नोट कर लेना। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें भैया ना। और जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बेफिक्र रहिए, ये सारे के सारे पेपर रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी में भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये हल्का सा सवाल है, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में है। सभी सोच कर चलते हैं कि लेवल अच्छा रहेगा, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आसान सवाल भी देखने को मिलेंगे। और ये मैं 100% दावा करता हूँ कि हमेशा a²
-b² के सूत्र पर सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। जब भी एग्जाम में मैथ के सवाल ज़्यादा देखने को होते हैं, ध्यान रखना, जिस भी एग्जाम में मैथ के सवाल 20 से 25 सवाल रहते हैं वहाँ पर ये नियम जरूर देखने को मिलता है कि a² - b² को क्या लिखा जाता है, a + b गुणा a - b। जब हम ऊपर इस सवाल में देख रहे हैं तो देखिए 423 गुणा 423 क्या हुआ, 423 की स्क्वायर, और ऐसे ही 325 गुणा 325 क्या हुआ, 325 की स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन गया 423 की स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 325 2 बार गुणा हुआ है तो 325 की स्क्वायर, और बट्टे में क्या चल रहा है आपका 423 माइनस के 325। अब इसमें आप सूत्र लगा दीजिए, क्या लिखना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस में लिखा है 423 प्लस के 325, माइनस में लिखा 423 और माइनस में कितना 325। नीचे संख्या देखिए माइनस वाली कट जाएगी आपकी। थोड़ा सा एग्ज़ाम में फास्ट कर लेंगे, अभी यहाँ सीखने के लिए हर बात लिखी जा रही है, वरना ये सवाल करेंगे तो याद ही हो जाएंगे कि नीचे माइनस है तो चुपचाप प्लस वाला उत्तर कर दीजिए, और नीचे प्लस है तो दोनों के अंतर वाला उत्तर होगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा मान देखिए 5 और 3 8, 4 और 7, 748 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, जो कि बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखिए आप लोग। और ये 748 कैसे आंसर आ गया तो एक बार आराम से नोट कर लेवें। a² - b² सदैव ही होता है a + b गुणा में a - b। यही फॉर्मूला लगाया है, जल्दी करने का तरीका यही है, वरना कई बच्चे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की वो इस सवाल को करने बैठते हैं और 2 से 3 मिनट ले जाता है, क्योंकि 423 का स्क्वायर करेंगे, पहले गुणा करेंगे 2 बार, फिर ऐसे ही 325 गुणा 325 करेंगे और नीचे वाले को घटा करके फिर भाग दे रहे होंगे, जो कि उनकी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि उनको पता होता नहीं है कि जहाँ पर भी है कुछ सवाल ऐसे बन कर आते हैं, ज़रूर मैथ कोई न कोई अप्रोच देता है जिससे आपका टाइम बचे भाई। तो ये अप्रोच है जल्दी करने का तरीका। जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखो, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर वाली संख्याओं का अंतर ले लो, कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन दिखा भी दिए तो नोट कर लेना भाई आप लोग। अगला सवाल, स्कूल व्याख्याता वाले बच्चे भाई ध्यान से, ऐसे सवाल काफ़ी बार देखने को मिलते हैं भाषागत, और हम घबरा जाते हैं क्योंकि यूँ लगता है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, करें कैसे। कुछ नहीं करना, जो संख्या बोली है उसमें कोई भी संख्या आप मान लिया करो और आपका सवाल हो जाएगा। उसने क्या कहा है, 4 क्रमागत संख्याएं वो होती है जिनके बीच का अंतर 1 हो, और उनका गुणनफल पूछा है कि किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। आप कोई भी 2 या 3 ऐसी संख्याएं मानते हुए चलिए, जैसे हमने स्टार्ट किया है 1 से, 1 के बाद में संख्या होती है 2, फिर 3, और इन 4 क्रमागत संख्याओं का गुणा बताइए। हमारा गुण आया है 24। फिर आगे कोई भी संख्या हमने ली 3, 4, 5 और 6, इनका गुणा देख लीजिए, और अगर आप 1 को छोड़ दीजिए 2, 3, 4, 5 का गुणा देख लीजिए, जो आपको सही लगे। हम देखा तो 4 × 12, 12 × 5 = 60, और 60 गुणा में 6 कितना होता है 360। अब देख लीजिए 24 के पहाड़े से 24 कटता है, और ऐसे ही 36 को भाग देंगे तो 24 का पूरा भाग जाता है। तो ये संख्या सदैव किससे भाज्य होगी, 24 से भाज्य होगी। अच्छा सवाल है, हमें कुछ नहीं करना। बार बार कहूँगा, ऐसे सवाल काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्रमागत संख्याएँ क्या होती है, सम संख्याएँ क्या होती है, विषम संख्याएँ क्या होती है। अगर 4 क्रमागत संख्याएँ सीधी ही बोला है तो 1, 2, 3, 4 की बात की है। अगर कहता है 4 क्रमागत सम संख्याएं तो उनके बीच का अंतर सदैव 2 होगा। विषम संख्याएं बोलेगा तो भी उनके बीच का अंतर 2 होगा। तो वहाँ पर कोई भी संख्याएं ऐसी मान करके सॉल्यूशन कीजिए, आपके पास उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो हमने पहले ही माना है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो हमें मिल गया कि यह 24 से सदैव विभाज्य होगा। तो यहीं पर आप टिक मार सकते हो, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है भाई। चलें अगला सवाल चलते हैं। छोटे छोटे सवाल है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। ये रेलवे में आया था, अब याद नहीं कौन से एग्जाम में, RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। अपने इस पर भी आगे जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। वो सवाल उठा करके लाएंगे पुराने, जहाँ पर आपको बॉल पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल में ही उत्तर है। और इस सवाल की यही खासियत है,
अब सवाल की कैसे खासियत है कि आपको कुछ करना ही ना पड़े। देखो उसने क्या कहा, यूं ही लंबा चौड़ा सवाल बताया। बच्चे क्या करते हैं, अनुपातों में बांटने लग जाते हैं और उसको सोल्व करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। लगभग कोई भी 10 सेकंड या 20 सेकंड भी इसमें ख़राब कर रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी है, जब 1 सेकंड में इसका आंसर है अपने पास। पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे अप्रोच 1 सेकंड वाली कैसी होती है। उसने कहा 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 और उनका योग दे दिया 30। इसका मतलब इन अनुपातों का योग ही 30 है। तो कई बच्चे तो प्रत्येक का मान निकालेंगे और फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग पूछा है, तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, दूसरी संख्या है आपके पास में 2 और पांचवी संख्या क्या है 5। इनका टोटल बताओ, योग ही तो पूछा है, कितना हुआ 7। जो संख्या 7 से कट रही है वही आंसर है। तो देखिए बी 7 से कट रहा है 14। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ यूं ही करके टिक मारो। 1 सेकंड या 2 सेकंड का क्वेश्चन। और काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम में रेलवे और एसएससी में देखने को मिलते हैं जहां पर काफ़ी बार बॉल पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर ही आपको उन संख्याओं से ही उत्तर देखने को मिल जाएगा। और उनमें से ये एक सवाल था। मैं आगे एक स्पेशल वीडियो ज़रूर आपके लिए ऐसे रेलवे की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर रख के आऊँगा, जहाँ ऐसे पुराने क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जहाँ पर दिखाऊँगा कि आपको कैसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको सीधे ही टिक करने चाहिए। ठीक है जी। चलिए, जो साथी हैं थोड़ा सा इसको वीडियो को आराम से इस भाषा को सीख लें कि क्या किया है। आसान सा सवाल है, स्कूल व्याख्याता में नहीं आएगा। रेलवे की तैयारी कर रहे छात्री और एसएससी की, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है, बिल्कुल पेपर में ही आया हुआ सवाल है। सवाल भाषागत रहता है तो आप कुछ भी संख्या को आप ए बी सी मान करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट से ही सीखते हैं, क्योंकि हमें वीडियो उनके लिए है जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक एक नंबर की लड़ाई रहेगी। तो कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक पर ना जा करके कॉन्सेप्ट से कीजिए, टाइम रहेगा, आराम से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। उसने कहा किसी संख्या, हम मान लेते हैं संख्या ये है, के का के की का मतलब होता है गुणा, 1/3 का मतलब 1/3 में क्या जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, तो योग कितना हो गया 59 हो गया। ये बात बोला है। उसने कहा किसी संख्या, मान ली ए का 1/3 मतलब गुणा 1/3 में क्या जोड़ा 5, तो योग कितना हो गया 59। वह संख्या पूछी है, तो 5 प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा 54 और ये कितना है a/3। तो a का मान क्या हो गया हमारे पास 54 गुणा में 3, और जो कि मान होता है आपके पास 162। सिंपल सा सवाल था, a का ही मान पूछा है, उस संख्या का मान पूछा है, तो आसान सा सवाल है, नोट कर लें। और स्कूल व्याख्याता वाले थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं भाई, जहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि क्या ही सवाल है। तो थोड़ा देखो, सीखो, दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करवा रहा है। अगर इतना कहने लगा तो आपसे मैथ होने लग जाएगी। डर वाली कोई बात नहीं है, आसानी है सब्जेक्ट, बस काफ़ी टाइम से आप लोगों ने छोड़ रखा है इसको। तो आपका उत्तर क्या किया गया है 162 आंसर हो गया, और जो कि ऑप्शन है बी में था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल व्याख्याता के पेपर में आया वो सवाल, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की नहीं पूछेगा तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। और तीसरी चीज पूछ लेता है अभाज्य भाजकों की संख्या। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग सवाल है। इस सवाल में पूछा गया है कि 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। उसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य भाजक क्या होते हैं। जो भी संख्या दी गई है आप उसमें भाग देना स्टार्ट करो, और उन संख्याओं का भाग दो सदैव जो अभाज्य है। सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया गया, तो 2 का भाग देने पर कितनी बार गया है 1, 3, 8, 6 और 0। फिर देखिए दोबारा 2 से भाग जा रहा है, 2 से दीजिए 6, 9 और 3, 0। फिर दोबारा 2 से भाग जा सकता है, क्योंकि 2 का भाजकता का नियम कहता है अगर पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो जाता है वही भाग। तो यहाँ पर भी 3, 4, 6 और 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दे करके देखिए कितनी बार गया 1, 1, 5 और 5। फिर आगे देखो 3 का भाग गया है हमारा 3, 8 और 5। दोबारा 3 से जा रहा है क्या 5 और 3, 8, 8, 16 नहीं जा रहा है भाई। अब हम देख करके देखेंगे 5 का भाग
कितनी बार गया, 7 बार, 7 बार 77 बार भाई। दोबारा 7 से भाग दिया गया 11, तब तक भाग देना है जब तक नीचे 1 ना जाए। अब आ गया है तो हम देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा में 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 आया है 1 बार, ऐसे ही 7 आया है 1 बार, और ऐसे ही आया है आपका 11 1 बार। जो सवाल में पूछा है तो वो देख लेना साथियों। सवाल में क्या पूछा है, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है। इसका मतलब ये संख्याएं पूछी है 1 2 3 4 और 5, ऐसी कितनी संख्याएं हैं अपने पास में, 5 है, ये आपका आंसर है। ये तो है अभाज्य भाजकों की संख्या, तो लास्ट में सारे के सारे यहाँ पर जो बनाए हैं ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये कितनी हैं उतना ही आपका अभाज्य भाजक होते हैं। अब इसी सवाल में अगर पूछ लेता आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता, तो सदैव याद रखो जो आपके पास अभाज्य में तोड़ा है उनकी घातों का जोड़ होता है 3 + 2 + 1 + 1 + 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया 5 और 3 है 8, यह आंसर रहेगा। यहीं पर भी पूछा जा सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। इसी सवाल में 3 ही सवाल बनते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और एक है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या हमारे पास आ गई 5, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 8। क्या करना है कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी घातों का जोड़ होगा। क्या होगा, ये घातों का योग होगा हमेशा ये कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर पूछता है कुल गुणनखंड की टोटल फैक्टर की, तो सदैव याद रखना जो घात है उसको 1 1 बढ़ा दो। जैसे 2 की पावर 3 थी तो 3 को 1 बढ़ा दो 4। ऐसे ही देखिए आपके पास 3 की पावर 2 है तो घात को 1 बढ़ा दो, 2 को 1 बढ़ाया 3, आगे वाली सभी 1 1 थी उनको भी 1 1 बढ़ाया गया है और उनका गुणा ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 × 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48 और 48 × 2 = 96, 96 आपका आंसर हो जाता है। क्या याद रखना है इस सवाल को अच्छे से नोट करना साथी, स्कूल व्याख्याता वालों के आया हुआ सवाल है ये। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले संख्या को 2 3 और ऐसे भाग देते हुए लिखिए और अभाज्य संख्याओं में लिखिए भी। तो अभाज्य संख्याओं में लिखने का तरीका यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ये है। यहाँ से पता चला कि ये तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 1 और गुणा में 7 की पावर 1 और ऐसे 11 की पावर 1 ही आपका इन सब का गुणा ही क्या है 27,720 है। अब अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे, मैं बार बार कहूँगा तो हमें ध्यान रखना है ये कितने संख्याएं हैं वो चेक करो। हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं 5, एक है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 7 और एक है 11। तो वो संख्याएं मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है 2 3 5 7 और 11। 5 आपके पास अभाज्य भाजक आए हैं, तो अभाज्य भाजक निकालना आप सीखे होंगे। अगर पूछ लेता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इनकी घातों का जोड़ ही आपका उत्तर होगा, जो कि 3 2 1 1 1 जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ गया 8। ऐसे ही अगर कुल गुणनखंड पूछ ले तो घातों को क्या करना है 1 बढ़ा करके गुणा, घातों को +1 करो और 1 करके आपस में गुणा भाई, यही आपके कुल गुणनखंड होते हैं। आपस में गुणा कर देना भाई, यही आपके कुल गुणनखंड होते हैं, टोटल फैक्टर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल लेते हैं। ऐसे ही एक और 15 सवाल है टोटल इस शीट में। सभी साथी जरूर रजिस्टर में नोट कर लें और बार बार कह रहा हूँ वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आपका साथ ही है जो हमें मोटिव करता है और मोटिवेट करता है भी कि और अच्छे वीडियो बनाए जाएँ, प्रयास किया जाए, जिससे मेरे सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सरकारी सेवा में चयन हो और अपने अपने जो भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं ज़िंदगी में उनको सदैव अचीव करते हुए चले भाई, है ना। चलिए उसने कहा x का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए, जहां x बराबर क्या है 0,
0.3444 यूँ चलते हुए जा रहा है। तो याद रखना है भाई साथियों कि जो संख्या बार बार चलती जाती है हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। देखो 444 यही चल रहा था तो इस पर बार लगा दिया। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है करने का तरीका, तो पुराने वीडियो में दिया हुआ है, फिर भी यहाँ लिख लेना। अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले लिखनी है संख्या, जो भी संख्या है, माइनस में से वह संख्या लिखनी है जिस पर बार नहीं है, वह संख्या जिस पर बार नहीं। इतना काम करना है। पट्टे में हमें नोके लगाने हैं भाई, और 1 लगाने हैं 0, 9 लगाने हैं बट्टे में और 0 लगाने हैं। इनका लगाने का तरीका क्या रखना है कि 9 उतने आएंगे जितने अंक पर बार है भाई, जितने अंक पर बार है। अगर 1 अंक पर बार है तो 1 नौका, 2 पर बार है तो 2 नौके, 3 पर है तो ऐसे 3 9 आएंगे नीचे, जितने पर बार है, बार है। 0 कितने लगाने हैं, जितने अंक पर बार नहीं है, बार नहीं है, जितने अंक पर बार नहीं है। अगर 1 अंक पर नहीं है तो 1 0, 2 पर नहीं है तो 2 0। अब इसको करें तो देखो हमें दिया हुआ है संख्या क्या दे रखी है, 3 और 4। देख लीजिए भाई संख्या हो गई 3 4, है कि नहीं है। जिस पर बार नहीं है, देखो 3 पर बार नहीं है तो मैं घटाऊंगा क्या, 3। कितने अंक पर बार है, सिर्फ 1 ही अंक पर बार है, वो है 4, तो इसका मतलब 1 ही 9 आएगा। कितने अंक पर बार नहीं है, 3 पर नहीं है, एक ही अंक है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 34 में से 3 गया, हमारा माना है 31, और बट्टे में क्या आ गया, 90। और यही आपका आंसर है। अगर कटता होता तो किसी संख्या से काट लेते, जो कि ऑप्शन सी में मिलेगा। दोबारा से देख लेना। आपकी आवर्ती भिन्न रहती है, जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, पहला ही चैप्टर है जिसमें आवर्ती भिन्न रहेगी आपकी, तो इसको अच्छे से करने लायक सवाल है। एग्ज़ाम रेलवे में आया हुआ सवाल मैं करा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के पहले भी वीडियो में सवाल मिले हैं और आगे भी मैं कराता चलूँगा। फिर भी जो साथी तैयारी इसकी सीरियस कर रहे हैं तो वो ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। वैसे टारगेट यही है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सभी यूनिट कवर करा दें मैथ में, और बाकी अन्य सब्जेक्ट में भी जो हेल्प कर सकते हैं आपकी यहाँ पर की जाए। और जो साथी नौर क्षेत्र से ही है वो ज़रूर एक बार संस्था में आकर के मिल सकते हैं। ज़रूर क्लास ज्वाइन करना नहीं कह रहे हम, ज़रूर मिलें और अपने बात करते हैं भी कि कैसे तैयारी की जाए और कैसे कुछ सुधार किया जाए, ताकि आपका चयन हो और हमारे को भी सफलता मिलती रहे, आपका साथ सदैव बना रहे। देखिए सवाल में क्या किया, जो अंक बार बार रिपीट होता रहा था हमने उस पर बार लगाया है। 4 बार रिपीट हो रहा था तो 4 पर बार लगा दिया। अब इसको सोल्व करना भी तो आना चाहिए। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि वो संख्या लिखनी है और उस संख्या में से वो संख्या घटाइए जिस पर बार नहीं है, और बट्टे में उतने नौके लगाने हैं, 9 लगाने हैं जितने पर बार है, उतने 0 लगाने हैं जितने अंक पर बार नहीं है। तो हमारे पास संख्या थी 34 और जिस पर बार नहीं था वो सिर्फ 3 था, तो 34 माइनस के 3, और ऊपर एक ही संख्या पर बार है तो नीचे 1 9 आएगा, एक ही संख्या पर बार नहीं है तो नीचे 1 0 आएगा। और जिसको जब सोल्व किया गया तो हमारा मान आ गया 31/19, जो कि ऑप्शन सी में आपका आंसर देखने को मिला है। आज का अंतिम सवाल करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अभी तक की क्लास पसंद आई होगी। ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना भी साथियों, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है तो वो करेंगे, या कोई और अच्छे आइडिया जिससे हम और अच्छा कर सके। मिलकर चलते हैं और सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करते हैं ना। ये सवाल ज़रूर देख कर जाना, अच्छे सवालों की लिस्ट में है भाई। ऐसे सवाल या तो आपको मिलेंगे एक क्रमागत जो कि आपके पहले वाली वीडियो में देखने को मिला है, या फिर ये वाला सवाल ही सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है। करना क्या है, जब भी ना आए तो हम इन तीनों को आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, लघुत्तम लेना है। पहले में देखिए लघुत्तम क्या आया, x आया, तो हमारा मान आ गया x + 1। ऐसे ही आगे वाले में हमने लघुत्तम लिया गया है, वो कितना आया है, x + 1, तो ऊपर कितना आया, x + 1, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 1। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या को जब हमने लघुत्तम लिया गया x + 2,
1 का भाग उतनी बार गया, इसका मतलब x+2 तो यहाँ आ गया और ऊपर यहाँ पर कितना है प्लस में 1। ऐसे ही यहाँ पर लिया गया तो x+3 और यहाँ पर x+3 और प्लस का 1। ये पहली जब चीज़ को सोल्व कर रहे हैं तो आप देखिए x+1 + 1 ये क्या हो गया, x+2 हो गया। इस संख्या से ये संख्या कट गई, इस वाली संख्या से आगे वाला x+2 जो बट्टे में था कट गया, ये x+3 बनता है और यहाँ भी x+3 है। ये सारी संख्या आपस में कटती हुई चली, जो संख्या बची है वो क्या बची है, एक ऊपर बचा है x+3 + 1, इसका मतलब x+4 और बट्टे में क्या बचा है, एक x बचा है। यही आपका आंसर होता है जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। सिंपल सा सवाल है, बस लघुत्तम लेना आना चाहिए और इसको सॉल्व करना है। देखिए आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा बार बार कहूँगा, जो आपके सुझाव है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना भाई, है ना। वो काफ़ी व्यू अच्छे दे रहे हो आप लोग, लाइक भी कर देना भाई और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। सुझाव ज़रूर देने हैं, अगर कोई गलतियां हैं तो ज़रूर बताना, हम सुधारेंगे। या अच्छा कर रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि सर अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा और हमें भी अच्छा फील होता है और नया कुछ करने का मन होता है। ठीक है, अब बात करें, इन सभी को नोट करना और आराम से जो टॉपिक भी टफ लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट का हो आप ज़रूर बताएं और अपने जो भी साथी है जो नौहर क्षेत्र से है उनको ज़रूर बताइए, जिनको स्पेशल मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश करनी है, ज़रूर संस्था में एक बार क्लास लेकर के देखें। सभी नए बैच स्टार्ट है, जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए अच्छे से अच्छी फैकल्टी के द्वारा कराया जाएगा। और जो साथी किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच सकते वो भी ज़रूर मैसेज करें, ताकि वो जिस सब्जेक्ट की या जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी वीडियो हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करा सकें और उनको भी ज़रूर सफलता दिलाने में थोड़ा सहयोग जितना हमसे बनता है हम ज़रूर करें। चलो मिल करके चलते हैं साथ में ही, अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।